नमस्कार। पैसे के साथ हमारा रिश्ता बड़ा अजीब है ना? हाँ बिल्कुल। कभी लगता है सब गणित है, कभी लगता है किस्मत का खेल। हाँ बिल्कुल। आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे। मॉर्गन हाउसल की एक किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसके एक बेहतरीन हिंदी सारांश के जरिए। अच्छा। अक्सर हम मानते हैं कि अगर हम सही फॉर्मूला लगा दें तो अमीर बन जाएंगे। नंबर्स का खेल है। वही टिपिकल सोच। हाँ, लेकिन ये किताब और खासकर इसका जो सारांश है वो बताता है कि मामला इतना इतना सीधा नहीं है। सही बात है। पैसे से जुड़े हमारे फैसले, हमारी सोच, हमारे डर, हमारी उम्मीदें, मतलब हमारी साइकोलॉजी पर कहीं ज्यादा निर्भर करते हैं। बिल्कुल। असल खेल तो दिमाग का है। तो आज का मकसद है इस सारांश से निकले जरूरी विचारों को खंगालना और ये समझना कि हम अपने पैसे और अपनी सोच के बीच के रिश्ते को कैसे बेहतर बना सकते हैं। हाँ, और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि पैसा सिर्फ कमाना या बचाना नहीं है। ये इस बारे में भी है कि हम इसे लेकर कैसा महसूस करते हैं, कैसे कैसे फैसले लेते हैं। सही। गणित तो शायद स्कूल में सीख लिया, पर पैसे का मनोविज्ञान समझना वो जिंदगी भर का सबक है। ये सारांश इसी व्यवहारिक पक्ष पर रोशनी डालता है, जो बहुत जरूरी है। तो चलिए पहली परत हटाते हैं। सारांश का पहला सबक कहता है कि हर कोई पैसे को अपने निजी अनुभवों के चश्मे से देखता है। जिसने बचपन में तंगी देखी हो उसके लिए बचत शायद सबसे ऊपर होगी। बिल्कुल। वो रिस्क लेने से डरेगा शायद। हाँ, वही जिसने हमेशा घर में पैसा आते देखा हो उसे शायद जोखिम लेना वो ज्यादा आसान लगे। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि हम दूसरों के पैसों से जुड़े फैसलों पर कितनी जल्दी राय बना लेते हैं। ये बहुत अहम नुक्ता है, और ये सिर्फ सहानुभूति तक सीमित नहीं है कि चलो दूसरों को समझें। अच्छा। ये हमें ये भी समझाता है कि क्यों सबके लिए एक साइज फिट वाली वित्तीय सलाह अक्सर काम नहीं करती। हाँ, ये तो है। हर किसी का अतीत, उसके अनुभव, उसकी जरूरतें सब अलग हैं। तो किसी का निवेश का तरीका गलत नहीं, बस उसके अनुभव के हिसाब से अलग हो सकता है। बिल्कुल। व्यक्तिगत संदर्भ, वो सब कुछ है यहाँ। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी है दूसरी बात, किस्मत और जोखिम की भूमिका। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हाँ, लक फैक्टर। सारांश में बिल गेट्स का उदाहरण दिया गया है। जिस स्कूल में वो पढ़ते थे वहां देश का पहला कंप्यूटर आया। ये एक संयोग था, है ना? एक किस्मत का दरवाजा जो उनके लिए खुला। सही टाइम, सही जगह। लेकिन उन्हीं के एक बेहद होनहार दोस्त केंट इवांस, जिनकी शायद उतनी ही क्षमता थी, उनकी एक पहाड़ चढ़ते हुए दुर्घटना में मौत हो गई। ये जोखिम था, एक अप्रत्याशित हादसा। ये हमें याद दिलाता है कि सफलता सिर्फ हमारी काबिलियत या मेहनत का नतीजा नहीं है। इसमें संयोग और ऐसी घटनाओं का भी हाथ होता है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। सही। तो ना तो अपनी सफलता पर जरूरत से ज्यादा इतराना ठीक है, ना ही किसी असफलता को पूरी तरह अपनी नाकामी मान लेना। हाँ, वित्तीय दुनिया में इसे आउटकम बायस कहते हैं। मतलब हम नतीजों को देखकर कहानी गढ़ लेते हैं। अच्छा, आउटकम बायस। हाँ, कोई सफल हुआ तो मान लेते हैं उसने सब सही किया, कोई असफल हुआ तो सोचते हैं जरूर कोई बड़ी गलती की होगी। जबकि असलियत में अच्छी रणनीति के बावजूद बुरी किस्मत हो सकती है, और बुरी रणनीति के बावजूद अच्छी किस्मत चमक सकती है। इस सच्चाई को मानना ये हमें जमीन पर रखता है और एक ज्यादा संतुलित नजरिया अपनाने में मदद करता है, जहां हम रिस्क को भी पहचानते हैं और किस्मत के असर को भी। वाह, ये तो एकदम अलग सोचने का तरीका है। इसी से जुड़ा एक और किस्सा है सारांश में, एक वॉल स्ट्रीट अरबपति का, जिसके पास अथाह दौलत थी, फिर भी उसे हमेशा और चाहिए था। वो कभी संतुष्ट नहीं हुआ। वो कभी न खत्म होने वाली दौड़। हाँ, यहीं से तीसरा सबक आता है। असली दौलत और मन की शांति शायद तब मिलती है जब कोई ईमानदारी से कह सके मेरे पास जो है वो काफी है, इनफ। और ये काफी या इनफ की परिभाषा खोजना आजकल और मुश्किल हो गया है ने? हाँ, बिल्कुल मुश्किल है। एक तरफ तो ये हेडोनिक ट्रेडमिल का सिद्धांत है। मतलब जैसे जैसे हमारी कमाई बढ़ती है, हमारी इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं, और खुशी का लेवल वो वहीं का वहीं रहता है। अच्छा, इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं? हाँ। दूसरी तरफ समाज और विज्ञापन वो लगातार हमें बताते रहते हैं कि हमें और चाहिए, और बड़ी गाड़ी, और बड़ा घर, लेटेस्ट फोन। हर तरफ से प्रेशर है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, एक सामाजिक दबाव से जूझने जैसा भी है। अपनी पर्याप्त की सीमा तय करना असल में ये वित्तीय आजादी की ओर पहला कदम है। सही कहा, ये और की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। लेकिन अगर लंबी अवधि की सोचें तो चौथा सबक वो वॉरेन बफेट के उदाहरण से सामने आता है। हाँ, बफेट। उनकी ज्यादातर दौलत 65 साल की उम्र के बाद बनी। सोचिए जरा। कमाल है। क्यों?
क्योंकि उन्होंने दशकों तक अपने निवेश को बढ़ने दिया, कंपाउंड होने दिया। वो कंपाउंडिंग का जादू। और यहीं 11वां सबक भी जुड़ जाता है। बफेट की असली शक्ति सिर्फ अच्छा निवेश चुनना नहीं, बल्कि दशकों तक बाजार के हर उतार चढ़ाव के बावजूद टिके रहना है। ये धैर्य, यही असली खेल है। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अक्सर लोग वो गलतियां कर बैठते हैं। कंपाउंडिंग या चक्रवृद्धि ब्याज का असर वो शुरुआत में बहुत धीमा लगता है, जैसे चींटी चल रही हो। हाँ, बिल्कुल। और हम इंसान, हमें तो तुरंत नतीजे चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इसीलिए धैर्य रखना इतना मुश्किल है और इतना जरूरी भी। सही। कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाने के लिए समय मांगती है। ये शेयर बाजार में सही समय पर घुसने निकलने का खेल नहीं है, मतलब टाइमिंग द मार्केट नहीं है। ये लंबे समय तक टिके रहने का खेल है, टाइम इन द मार्केट। जो टिक गया वो जीत गया, भले ही उसने शुरुआत साधारण की हो। ठीक है, अब आते हैं 5वें सबक पर, जो बड़ा दिलचस्प है। ये अमीर यानी रिच होने और दौलतमंद यानी वेल्दी होने में फर्क बताता है। हाँ, ये बहुत जरूरी फर्क है। अमीर दिखना अक्सर बाहरी चीजों से जुड़ा है, महंगी कार, बड़ा घर, डिजाइनर कपड़े। ये ज्यादातर आपकी आज की कमाई दिखाता है। जो दिखता है। जबकि दौलतमंद होना वो उस पैसे से जुड़ा है जो दिखाई नहीं देता। बिल्कुल, अंडरग्राउंड वेल्थ। हाँ, वो पैसा जो आपने बचाया है, निवेश किया है और जो आपको भविष्य में विकल्प और आजादी देता है। तो असली दौलत बैंक स्टेटमेंट में है, शोरूम में नहीं। यार, ये सोच तो पूरी धारणा ही बदल देती है। हाँ, और ये दौलतमंद होने की सोच सीधे तौर पर 7वें सबक से जुड़ जाती है कि असली दौलत तो आजादी है, फ्रीडम। अच्छा, कैसे? जब हम दौलत पर ध्यान देते हैं तो हमारा मकसद सिर्फ चीजें इकट्ठा करना नहीं होता, बल्कि ऐसी वित्तीय स्थिति बनाना होता है जहां हम अपनी जिंदगी के फैसले वो अपनी शर्तों पर ले सकें। अमीर दिखना शायद आपको दूसरों की नजर में ऊपर उठाए, पर दौलतमंद होना आपको अपनी नजर में स्वतंत्रता देता है। ये बहुत गहरा अंतर है। यानी असली अमीर वो है जो महंगी गाड़ी चलाता नहीं, बल्कि वो जिसके पास इतनी बचत है कि वो चाहे तो टैक्सी में भी शान से घूम सके। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। खैर, यहीं से बचत की अहमियत समझ आती है। छठा सबक इसी पर जोर देता है। सारांश में राजेश नाम के एक इंजीनियर का उदाहरण है। औसत कमाई थी, पर हर महीने नियम से 25% बचत। डिसिप्लिन। बिल्कुल। 10 साल में उसके पास वित्तीय सुरक्षा थी, जबकि उससे ज्यादा कमाने वाले दोस्त कर्ज की किश्तों में, EMI में दबे थे। देखा जाता है अक्सर ऐसा। इसी तरह 8वां सबक मुंबई के एक परिवार की कहानी कहता है। कम आमदनी, छोटा घर, लेकिन 15 साल तक अनुशासित बचत करके बेटी को विदेश पढ़ने भेजा। वाह। ये दिखाता है कि आपकी बचत दर यानी सेविंग्स रेट कितनी मायने रखती है, शायद आपके निवेश पर मिलने वाले रिटर्न से भी ज्यादा। ये बचत दर वाली बात पर मैं थोड़ा और जोर देना चाहूंगी। देखिए, बाजार कितना रिटर्न देगा ये हमारे हाथ में नहीं है ना? नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारी तनख्वाह कितनी बढ़ेगी ये भी पूरे तरह हमारे नियंत्रण में नहीं, लेकिन हम अपनी कमाई का कितना हिस्सा बचाते हैं ये काफी हद तक हमारे अनुशासन और हमारी प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। हाँ, ये तो अपने हाथ में है। और यही बचत लंबी अवधि के बड़े लक्ष्यों जैसे बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट या कोई सपना पूरा करना को हकीकत बनाती है। ये वो नींव है जिस पर वित्तीय सुरक्षा का महल खड़ा होता है। और इन सब का आखिरी मकसद क्या है? 7वां सबक इसे एक डॉक्टर के उदाहरण से समझाता है। उनसे पूछा गया, जिंदगी में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? क्या जवाब था? जवाब था ये कि मैं हर सुबह उठकर तय कर सकता हूं कि आज मुझे काम पर जाना है या नहीं। अपने समय पर ये नियंत्रण, यही असली दौलत है। निश्चित रूप से पैसा अपने आप में लक्ष्य नहीं है, वो लक्ष्य तक पहुंचने का एक साधन है, एक टूल है। और वो अंतिम लक्ष्य है स्वायत्तता, ऑटोनॉमी, अपने जीवन पर, अपने समय पर, अपने फैसलों पर नियंत्रण। जब आपके पास इतने वित्तीय संसाधन हो कि आप ना कह सके या अपनी मर्जी का काम चुन सकें या मुश्किल वक्त में बिना घबराए रह सकें, वही सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता है। लेकिन पैसा सिर्फ कमाना या बचाना ही नहीं, उसे संभालना भी एक कला है। 9वां सबक यही कहता है, मैनेजमेंट। हाँ, 2008 की आर्थिक मंदी का उदाहरण याद करें। जिनके पास रिजर्व पैसा था वो मुश्किल वक्त काट ले गए। जिनके सारे पैसे या तो निवेश में लगे थे या कर्ज पर घर गाड़ी ली हुई थी, वो बुरी तरह फंस गए। हाँ, बहुत लोगों के साथ हुआ था। 10वां सबक भी इसी से जुड़ा है, इमरजेंसी फंड या रिजर्व का महत्व। कोविड महामारी ने भी यही सिखाया। बिल्कुल रीसेंट उदाहरण है। जिनकी नौकरी गई या बिजनेस बंद हुआ, अगर उनके पास 6-12 महीने के खर्च जितना पैसा अलग रखा था तो वो संभल गए,
बाकियों को शायद मजबूरी में अपने निवेश कम दाम पर बेचने पड़े या घर जमीन बेचनी पड़ी। हमेशा एक सुरक्षा कवच, एक बफर होना जरूरी है। और ये रिजर्व या इमरजेंसी फंड सिर्फ बुरे वक्त का साथी नहीं है, ये एक रणनीतिक हथियार भी है। अच्छा, वो कैसे? सोचिए, जब बाजार बुरी तरह गिरता है, ज्यादातर लोग डर के बेच रहे होते हैं। हाँ, पैनिक सेलिंग। अगर आपके पास रिजर्व है तो आप ना सिर्फ पैनिक से बचते हैं, बल्कि शायद कम दामों पर अच्छे निवेश खरीदने का मौका भी पाते हैं। वाह, ये आपको टिके रहने की ताकत देता है और घबराहट में लिए जाने वाले महंगे फैसलों से बचाता है। वाह, ये तो सही पॉइंट है। अच्छा, अब बात करते हैं उन बड़े फैसलों की जो सब कुछ बदल देते हैं। 12वां सबक। हाँ, बिग बेट्स। ये कहता है कि निवेश या बिजनेस में अक्सर कुछ गिने चुने फैसले ही नतीजों पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं। जैसे अमेज़न ने किताबों से शुरुआत की, पर उनकी किस्मत बदली अमेज़न वेब सर्विसेज यानी AWS ने। हाँ, बिल्कुल अलग बिजनेस मॉडल बन गया। या गूगल सर्च इंजन बनाता है, पर ज्यादातर पैसा विज्ञापनों से कमाता है। इसे निवेश की भाषा में टेल इवेंट्स कहते हैं। मतलब ऐसी घटनाएं जो होती तो कम है, पर उनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है, अच्छा या बुरा। टेल इवेंट्स, ओके। ज्यादातर निवेश शायद औसत रिटर्न दे, पर कुछ निवेश असाधारण रूप से बढ़ सकते हैं या डूब सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम हर बार सही होने की कोशिश करें, जो नामुमकिन है। हाँ, वो तो हो नहीं सकता। बल्कि बड़ी विनाशकारी गलतियों से बचना और जो कुछ सही चल रहा है उसे चलने देना, वो ज्यादा जरूरी है। यहीं पर विविधीकरण मतलब डाइवर्सिफिकेशन काम आता है। अपने निवेश को अलग अलग जगहों पर बांटना। समझ गया। और निवेश की बात हो रही है तो भावनाओं का जिक्र जरूरी है, इमोशंस का। 13वां सबक यही है। हाँ, साइकोलॉजी का कोर। 2008 की मंदी में अमित दरकर अपने सारे शेयर बेच देता है। सुनील उसी वक्त टिका रहता है, शायद थोड़ा और निवेश भी करता है। 10 साल बाद सुनील करोड़पति बन चुका होता है। सीधा उदाहरण। ये साफ दिखाता है कि निवेश में दिमाग से ज्यादा शायद मजबूत जिगर चाहिए। हाँ, टेम्परामेंट। 14वां सबक भी यही चेतावनी देता है। भीड़ के पीछे मत भागो, हर्ड मेंटालिटी से बचो। 1999 का .com बबल याद है? बिल्कुल। हर कोई आंख बंद करके इंटरनेट कंपनियों में पैसा लगा रहा था। सब कह रहे थे ये फ्यूचर है। 2000 में जब गुब्बारा फूटा तो सब बर्बाद हो गए। जब हर तरफ लालच और आसानी से पैसा बनाने की बातें हों तो सावधान हो जाना चाहिए। यहाँ मनोविज्ञान के 2 शक्तिशाली सिद्धांत काम कर रहे होते हैं। पहला, हानि से बचाव यानी लॉस अवर्जन। लॉस अवर्जन। हाँ, मतलब हमें नुकसान से इतना डर लगता है फायदे की खुशी से ज्यादा कि हम घाटा होते ही डर कर निवेश बेच देते हैं, भले ही वो लंबी अवधि के लिए अच्छा हो। अमित ने यही किया। दूसरा है झुंड मानसिकता, हर्ड मेंटालिटी, यानी हम वही करते हैं जो बाकी सब कर रहे होते हैं, क्योंकि भीड़ के साथ सुरक्षित महसूस होता है। हाँ, लगता है सब कर रहे हैं तो सही होगा। बिल्कुल। .com बबल इसी का नतीजा था। बाजार में डर और लालच के इन झूलों के बीच अपना संतुलन बनाए रखना, भावनाओं पर काबू रखना, यही सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो रास्ता क्या है? इसका हल क्या है? 15वां सबक जवाब देता है, धैर्य और निरंतरता। सिंप्लिसिटी। हाँ, एक साधारण स्कूल टीचर का उदाहरण है जिसने 25 साल तक बिना रुके हर महीने एक तय रकम SIP में डाली। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP की पावर। बाजार ऊपर गया नीचे गया उसने परवाह नहीं की। रिटायरमेंट पर वो करोड़पति थे। धीरे चलो पर लगातार चलो, कछुए वाली चाल। ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट या व्यवस्थित निवेश का कमाल है। ये भावनाओं को निवेश के फैसलों से काफी हद तक वो बाहर कर देता है। सही है। आपको सोचना नहीं पड़ता कि बाजार महंगा है या सस्ता। आप बस हर महीने निवेश करते जाते हैं। इससे आपको औसत लागत का फायदा मिलता है और आप बाजार के शोर शराबे से बचकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। लंबी अवधि में ये रणनीति अक्सर शानदार नतीजे देती है। अब आते हैं पहचान और खर्च से जुड़े कुछ दिलचस्प सबकों पर। 16वां सबक एक कहानी कहता है, एक अमीर आदमी नई महंगी कार लाया, पर आसपास के लोग कार से ज्यादा उसके पुराने ईमानदार ड्राइवर की तारीफ कर रहे थे। हाँ ये तो मजेदार है ना? हाँ। इसी तरह 20वां सबक कहता है कि जब कोई 50 लाख की कार चलाता है तो वो सोचता है लोग उसे देख रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, पर असल में लोग कार को देख रहे होते हैं, कार की तारीफ कर रहे होते हैं, उस आदमी की नहीं। हाँ, ये बहुत सच्ची बात है। Nobody is impressed with your stuff as much as you are। बिल्कुल। मतलब हम पैसा इसलिए कमाएं कि जिंदगी बेहतर हो, न कि इसलिए कि दूसरों को दिखा सकें या उनसे वाह सुन सकें। असली पहचान महंगी चीजों से नहीं बनती, नहीं, हमारे स्वभाव से, हमारे काम से,
हमारे रिश्तों से बनती है। ये आंतरिक बनाम बाहरी प्रेरणा का क्लासिक मामला है, एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल मोटिवेशन। हाँ, महंगी चीजों से दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश बाहरी प्रेरणा है। ये क्षणिक है, खोखली है और अक्सर हमें और ज्यादा खर्च करने के उस दुष्चक्र में फंसा देती है। सही। जबकि सच्ची संतुष्टि आंतरिक स्रोतों से आती है। मन की शांति, स्वतंत्रता, अच्छे रिश्ते, कुछ सार्थक काम करना। जब हम पैसे को इन आंतरिक लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तभी वो हमें असली खुशी दे पाता है। और हाँ, ज्यादा रिटर्न के पीछे भागने की भी कीमत होती है। 17वां सबक यही याद दिलाता है। हर चीज की कीमत होती है। अब मान लीजिए किसी निवेश ने 20% रिटर्न दिया। सुनने में शानदार लगता है, पर हो सकता है उस रिटर्न को पाने के लिए निवेशक ने बहुत ज्यादा तनाव झेला हो, रातों की नींद गंवाई हो, बहुत ज्यादा जोखिम उठाया हो। हर रिटर्न की एक कीमत होती है। वो कीमत है अनिश्चितता, डर, शक, पछतावा और धैर्य। कोई भी रिटर्न मुफ्त में नहीं मिलता। देयर आर नो फ्री लंचेस। बिल्कुल, वो अदृश्य कीमत चुकानी पड़ती है। इसी तरह 18वां सबक हमें बार बार बदलाव करने की आदत से रोकता है, टिंकरिंग से। अजय का उदाहरण है, जो हर महीने अपना निवेश बदलता रहता था, हमेशा अगली सबसे अच्छी चीज के पीछे भागता था। वो शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। हाँ, नतीजा 10 साल बाद भी औसत रिटर्न। निवेश को बढ़ने के लिए समय चाहिए। लगातार छेड़छाड़ करने से अक्सर ब्रोकरेज, टैक्स और गलत टाइमिंग के कारण फायदे की जगह नुकसान ही होता है। उस अदृश्य कीमत को समझना बहुत जरूरी है। जब आप ऊंचे रिटर्न की उम्मीद करते हैं, तो आपको उसके साथ आने वाले मानसिक बोझ के लिए भी तैयार रहना होगा। और ये जो बार बार बदलाव करने की प्रवृत्ति है, जिसे टिंकरिंग कहते हैं, ये अक्सर निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन साबित होती है। एक अच्छी सोची समझी योजना बनाना और फिर उस पर टिके रहना, ये भावनाओं में बहकर या नई टिप्स के पीछे भागने से कहीं बेहतर रणनीति है। और आखिर में 19वां सबक हमें थोड़ी राहत देता है। गलतियां करना ठीक है। इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स। हाँ, परफेक्शन मुमकिन नहीं। दुनिया के सबसे कामयाब निवेशक भी गलतियां करते हैं। फर्क यह है कि वो अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, उनसे सीखते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई एक गलती उन्हें खेल से बाहर ना कर दे। बिल्कुल, निवेश में परफेक्शन या पूर्णता का लक्ष्य रखना ही वो अव्यावहारिक है। गलतियां इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आपकी समग्र रणनीति इतनी मजबूत हो कि वो छोटी मोटी गलतियों को झेल सके। मतलब सिस्टम मजबूत हो। हाँ, लचीलापन, सीखने की इच्छा और बड़ी विनाशकारी गलतियों से बचना ये ज्यादा जरूरी है, बजाय हर फैसले पर सही होने की कोशिश करने के। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें तो कुछ बातें साफ उभर कर आती हैं। पहली, पैसा सिर्फ नंबर गेम नहीं है। ये काफी हद तक दिमाग का, मनोविज्ञान का खेल है। हमारा व्यवहार हमारे नतीजों पर गहरा असर डालता है। बिल्कुल, बिहेवियर इज की। दूसरी, असली ताकत बड़े रिटर्न कमाने में नहीं, बल्कि धैर्य रखने, अनुशासित रहने और लगातार बचत करने में है। कंपाउंडिंग को अपना काम करने के लिए वक्त देना सबसे जरूरी है। टाइम और पेशेंस। तीसरी, अमीर दिखने और दौलतमंद होने में फर्क है। सच्ची दौलत दिखावे में नहीं, बल्कि उस आज़ादी में है जो पैसा हमें अपने फैसले खुद लेने के लिए देता है। अपने समय पर नियंत्रण ही असली अमीरी है। स्वतंत्रता। और चौथी, निवेश भावनाओं पर काबू रखने की कला है। डर और लालच ये सबसे बड़े दुश्मन हैं। भीड़ से अलग सोचने और लंबी अवधि तक टिके रहने में ही समझदारी है। और इन सबसे ऊपर शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक ये है कि पैसा अपने आप में मंजिल नहीं है। ये दूसरों को प्रभावित करने या सामाजिक रुतबा खरीदने का जरिया भी नहीं होना चाहिए। इसका असली उद्देश्य होना चाहिए अपनी आज़ादी खरीदना, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना और अपने मन की शांति पाना। मन की शांति। और यहीं पर एक सवाल, एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। अगर पैसा दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है, तो फिर किसी भी व्यक्ति के लिए पर्याप्त की परिभाषा क्या है? ये एक गहरा सवाल है। वो कौन सा मुकाम है जहां पहुंचकर कोई कह सके, बस अब मेरे पास अपनी आज़ादी और सुकून के लिए काफ़ी है? और उस परिभाषा तक पहुंचने का रास्ता क्या हो सकता है? इस पर गहराई से सोचना शायद हमारे अपने वित्तीय सफ़र को एक नई, ज्यादा मायने रखने वाली दिशा दे सकता है।